लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ एजुकेशन बाय प्लेटो। जैसे हमने कहा कि जो प्लेटो हैं उन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया और बताया कि हमारी सोल में करेज, रीज़न एंड एपेटाइट, ये तीन चीज़ें होती हैं। देयर आर पीपल इन हुज सोल रीज़न डोमिनेट्स, देयर आर पीपल इन हुज सोल करेज डोमिनेट्स एंड पीपल इन हुज सोल एपेटाइट डोमिनेट्स। जिनमें रीज़न डोमिनेट करता है मैन ऑफ गोल्ड, करेज जिनमें डोमिनेट करता है मैन ऑफ सिल्वर, एपेटाइट जिनमें डोमिनेट कर रहा है मैन ऑफ कॉपर। इनको इन्होंने कह दिया। थ्योरी ऑफ जस्टिस हमने पढ़ा अपनी वीडियो में, लास्ट वीडियो में। अब वो थ्योरी ऑफ जस्टिस से ही रिलेटेड है थ्योरी ऑफ एजुकेशन। कैसे? थ्योरी ऑफ एजुकेशन के थ्रू प्लेटो ने एक सिस्टम को डिजाइन किया जिसके थ्रू हम मैन ऑफ सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अल्टीमेटली उनको ट्रेन कर सकते हैं उनके फील्ड के लिए एंड उनसे जुड़ी हुई ड्यूटीज उनको दे सकते हैं। तो इन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे काम किया और कोशिश की कि किस तरह से, जो हमने थ्योरी ऑफ जस्टिस में तीन लोगों या तीन ग्रुप्स को पढ़ा, किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करें, उनको ट्रेन करें एंड उनकी ड्यूटीज के लिए रेडी करें। सो वही मैंने यहां पे लिखा है कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज लिंक्ड टू थ्योरी ऑफ जस्टिस। In a just state, everyone is to perform the task according to their natural aptitude. अब इसमें अगर हमने कहा जी गोल्ड वाले हैं, दैट इज जिनमें रीजन एप्टीट्यूड है, रीजन जिसमें ज्यादा है वो रूलर क्लास बनेंगे। एप्टीट्यूड जिनमें एपेटाइट है वो प्रोड्यूसर क्लास, और जिनमें करेज है वो क्या बनेंगे? सोल्जर क्लास। सो हर एक को अपने नेचुरल एप्टीट्यूड के हिसाब से काम करना है, बट वो नेचुरल एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई कैसे करें, उसके लिए यहां पर हमने ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन की बात करी। फॉर दिस ही डिवाइज्ड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ स्टडी एन एग्जाम वुड बी कंडक्टेड। सो इन्होंने क्या कहा कि पहले बच्चों को पढ़ाओ, फिर एक एग्जाम कंडक्ट करो, सर्टेन एज तक पढ़ाओ, फिर एक एग्जाम कंडक्ट करो। वो एग्जाम एक फिल्टर की तरह होगा। उस एग्जाम को जो पास कर जाएंगे वो नेक्स्ट स्टेज ऑफ एजुकेशन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, जो निकल जाएंगे उनको आप निकालो और उनकी ड्यूटी दे दो। फिर सेकेंड स्टेज का एग्जाम होगा, वो जो सेकंड स्टेज में से निकलेंगे उनको सोल्जर बना दो। फिर थर्ड स्टेज आएगी, फाइनल स्टेज आएगी, जहां पर अब आपको सिर्फ फिलोसफर्स को ट्रेन करना है जो कि अल्टीमेटली रूलर बन जाएंगे। कैसे? बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने इसीलिए पहले ही कहा था। क्या कहते हैं जी? ईच एग्जाम वर्क एज अ फिल्टर, दीज वुड पास, दोज हु पास विल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल एंड इट वुड बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड कंडक्ट एग्जामिनेशन। सो ड्यूटी ऑफ द स्टेट हो गया, स्टेट करेगी एग्जामिनेशन एंड एजुकेशन। फीचर्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला फीचर है कि इसमें इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं, इसीलिए इनको फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं जी मेल हो फीमेल हो सबको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। कौन करेगी? स्टेट करेगी। ठीक है। नाउ मिलिट्री एजुकेशन सबको प्रोवाइड करो। इक्वल एम्फेसिस, अब इन्होंने क्या किया? मैथ्स भी पढ़ाओ, रीजन भी पढ़ाओ, लॉजिक भी पढ़ाओ, और इनका जो स्टेट का जो करिकुलम है ना एजुकेशन का, उसके ऊपर स्टेट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा। कहते हैं ऐसे नहीं है कुछ भी पढ़ा देंगे। स्टेट शैल हैव अ गुड कंट्रोल, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द करिकुलम। ठीक है। और वो करिकुलम बहुत ही वेल डिजाइंड होना चाहिए, उसमें मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल तीनों एस्पेक्ट्स के ऊपर काम किया जाएगा। स्टेजेस ऑफ एजुकेशन की बात करें, सबसे पहली स्टेज है दैट इज स्टेज 1। उसमें प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए फ्रॉम अप टू द एज ऑफ 6 सबको प्रोवाइड होगी। प्राइमरी स्टेज है एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 6। क्या पढ़ाएंगे? जिम्नास्टिक, म्यूजिक, मोरल स्टोरीज एटसेट्रा, जो बच्चों को, छोटे बच्चों को जो पढ़ाई जानी चाहिए। फिर सेकेंड स्टेज अगेन सेकेंडरी एजुकेशन फॉर ऑल, 6 से लेकर 20 साल तक की एज तक के लिए होगा। इसमें मिलिट्री एजुकेशन और जो जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे स्कूल में हम पढ़ते हैं जनरली। सेकेंड स्टेज के बाद एट द एज ऑफ 20 कहता जी फर्स्ट फिल्टर स्टेज आ जाएगी, यहां पर एक एग्जाम कंडक्ट होगा। यहां पे एक एग्जाम कंडक्ट होगा। अब ये जो एग्जाम है इसमें जो पास हो जाएंगे उनको नेक्स्ट स्टेज के लिए भेज दिया जाएगा, और जो फेल हो गए उनको यहां से प्रोड्यूसर क्लास की ड्यूटी सौंप दी जाएंगी। करो बिजनेस, करो प्रोडक्शन, करो एग्रीकल्चर, करो ट्रेडिंग,
20 साल के हो गए हो, अब तुम्हारे पास सारी उम्र है, करो जो भी तुम्हें करना है, कमाओ पैसा, करो अपना लालच पूरा। यहां से कहता जी ये फर्स्ट फिल्टर आ गया। फिर स्टेज 3 दैट इज हायर एजुकेशन आ जाएगी। जो लोग ये पहले फिल्टर से पास हो गए उनको 20 से लेकर 30 साल तक की उम्र तक आपने पढ़ाना है, और 30 साल तक की उम्र तक जब आप पढ़ाओगे मैथ लिटरेचर सब आ जाएगा। 30 साल की उम्र में सेकंड फिल्टर आ जाएगा, सेकंड एग्जाम आ जाएगा। अब ये जो सेकंड एग्जाम आएगा इसमें ऑफ कोर्स एक ग्रुप फेल होगा, एक ग्रुप पास होगा। जो फेल हो गया उनको अब आप बनाओगे सोल्जर्स। फेल मतलब जो इसमें से फिल्टर में से निकल गया। फेल होने का मतलब ये नहीं कि भाई नंबर कम आ गए, फेल होने का मतलब कि एक थ्रेशोल्ड से जिसके ऊपर आ गए, जैसे यूपीएससी में कट ऑफ आती है, ठीक है, वैसे जिसकी कट ऑफ से ऊपर आ गए उनको आप पास मान लोगे, जिनकी कट ऑफ से नीचे आ गए उनको आप सोल्जर क्लास बना दोगे। सेकंड फिल्टर स्टेज। अब कहता है जी इसके बाद जो है, जो 30 इयर्स का एग्जाम, जो 30 इयर्स की एज में जो एग्जाम हुआ वो पास कर गए, उनको आप नेक्स्ट 20 इयर्स यानी कि 50 की उम्र तक जो है ना ट्रेन करोगे, एंड यू विल प्रिपेयर देम टू बिकम रूलर्स। अब ये जिन्होंने 50 साल तक पढ़ाई कर ली, इतने पढ़े लिखे हो गए, नाउ दे आर एलिजिबल टू बिकम रूलर्स। अब यहां पे आप कहोगे जी रूलर तो एक होता है, यहां पे तो मैनी पीपल विल बी देयर जो कि यहां पर रूलर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहां पर प्लेटो कहते हैं कि दुविधा ये नहीं है कि भाई इतने रूलर्स हैं, क्योंकि जो इतना पढ़ लेता है, कहता फिलोसोफर जो बन जाते हैं उनको पता है कि ये जो रूलिंग का जो काम है, जो दुनिया को चलाने का या देश को चलाने का, लॉ बनाने का काम, ये भी कुछ इतना कोई खास काम नहीं है, क्योंकि वो फिलोसोफर होते हैं, वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके होते हैं। उनको रहता है कि भाई ज्ञान में ही रहें। ऐसे में यहां पे मारामारी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, कहता कि भाई आपस में लोग मरेंगे जी, नहीं मैं रूलर बनूंगा वो रूलर बने। यहां पे तो स्टेट को पुश करना पड़ेगा, नहीं यार इस बार तुम बन जाओ, कोई बात नहीं, इस बार तुम बन जाओ रूलर, इस बार तुम। सो कहते हैं जी टर्न बाय टर्न यहां पे ये जो फिलोसफर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, दे विल रूल द सोसाइटी और दे विल रूल द स्टेट। यही होंगे फिलोसफर किंग, राइट। अब एक तरफ हमने देखा कि एजुकेशन सिस्टम के थ्रू भाई साहब ने यानी कि प्लेटो ने फिल्टर लगा दिया और कह दिया कि ये रूलर्स होंगे, ये सोल्जर क्लास होगी और ये प्रोड्यूसर क्लास होगी। बट क्या उसके बाद कोई श्योरिटी है कि हमारे मन में लालच नहीं आएगा? जो रूलर बन गए, क्या इस चीज की कोई श्योरिटी है क्या कि उनके मन में लालच नहीं आएगा कि हम और थोड़ा देर रूल करें, या हमारे बच्चे रूल करें, या हम प्रॉपर्टी का संचय ना करें? ऐसा क्या गारंटी है कि लालच नहीं आएगा? आ सकता है। एजुकेशन इन इटसेल्फ कैन नॉट से और कैन नॉट गारंटी कि भाई ये लोग लालच नहीं आएगा इनमें। तो उसको कैसे रोकें? इन्होंने फिर एक और चीज को यहाँ पे बीच में पिक्चर में लाया, एक और इंतजाम किया। अब ये लेकर आए क्या? थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, अ सेकेंडरी मैकेनिज्म टू सेफगार्ड अगेंस्ट करप्शन। प्राइमरी क्या था? एजुकेशन। सेकेंडरी है अब कम्युनिज्म। ये जो सेकेंडरी जो मैकेनिज्म है, दैट इज कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो, it will only be applicable for rulers and the soldier class, not for producer class. इसमें इन्होंने कहा कि जो रूलर क्लास है, they will not be allowed, ये जो दो क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, द गार्जियन क्लास इसको इन्होंने बोल दिया, they will not be allowed to have private property and they will not be allowed to have family as such. Private property सबसे पहले समझेंगे, right? So no family, no private property. क्यों? क्योंकि फैमिली इज द बिगेस्ट रीजन दैट व्हाई वन गेट्स करप्टेड। नेपोटिज्म है, फैमिली की डिमांड्स, फैमिली को अच्छा रखने के लिए, फैमिली को खुश रखने के लिए, सारी सुविधाएं देने के लिए। आदमी को अपनी जरूरतों के लिए पूरा करने के लिए नहीं चाहिए होता। कितनी जरूरतें होती हैं, डेफिनेटली होती है, लालच तो होता ही है, बट उससे भी ज्यादा आदमी मजबूर कब होता है? अपनी फैमिली को अच्छा
जीवन देने के लिए, है ना, और फैमिली को और बेहतर 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 देने के लिए। सो नेपोटिज्म और करप्शन ये सब आ जाता है। कोई मिनिस्टर बन गया तो चाहेगा जी मेरा कोई भतीजा भांजा कहीं एडजस्ट हो जाए सरकार में, सरकारी तनख्वाह उसको मिलनी शुरू हो जाए, या कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा तो मतलब अपने भतीजे भांजे बेटे को कहेगा जी तू सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर, पैसा वहां से कमा। करप्शन नेपोटिज्म यहीं से आ जाता है। सो इन्होंने कहा जी फैमिली ही नहीं होगी रूलर क्लास की, बात खत्म। गार्जियन क्लास की फैमिली ही नहीं होगी, खत्म। प्रॉपर्टी नहीं आपको रखने देंगे, बात ही खत्म। फिर क्या करोगे, कुछ भी नहीं आपके पास बचा। फिर सवाल उठा कि ये काम कैसे करेगा सिस्टम। तो देखो वो कहता है जी प्रॉपर्टी नहीं होगी आपको अलाउड, जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो आपको मिलेंगी। जैसे आपने अगर देखा हो, अगर आपके कोई जान पहचान में सोल्जर हो, मान लो कोई ऑफिसर हो आर्मी में या ऐसा कुछ, तो आपको देखने को मिलेगा कि उनको सरकार की तरफ से घर पे ही उनके सारे जो राशन है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है सोल्जर की, उसकी फैमिली की नहीं, सोल्जर की जो रिक्वायरमेंट है वो सरकार पूरी करने की कोशिश करती है। मेस में खाना मिलता है, राशन आपको मिलता है, आपकी यूनिफॉर्म वगैरह आप वहां से खरीद सकते हो। तो कहता है कि भाई जो गार्जियन क्लास होगी उनको वो कहीं पे भी जाके खाना खाएं, सरकार उसका बिल पे करेगी। वो कहीं पे भी जाके कपड़ा खरीदें अपने लिए जो उनकी ज़रूरत है, सरकार उनको बिल के पे करेगी। खुद का ये कोई पैसा, खुद की ज़मीन, खुद की प्रॉपर्टी नहीं बना सकते। थोड़ा सा और इसको मैं डिटेल में बताऊं, कम्युनिज्म ऑफ मैरिज से और आपको समझ आएगा। ये कहते हैं जी मैरिज विल ऑल्सो बी कंट्रोल्ड, जैसे हमने कहा ना कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, कह रहे हैं मैरिज विल ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय स्टेट। कौन किससे मैरिज करेगा ये भी डिसाइड किया जाएगा, किसके द्वारा, स्टेट। किस लिए, सो दैट फॉर यूजेनिक पर्पसेस, ताकि बेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन बी प्रोड्यूस्ड, बेस्ट ऑफ द genes or features or characters can be inherited from one generation to another. For this purpose ये भी स्टेट तय करेगी कि कौन किससे मैरिज करेगा इस क्लास के लिए। ओनली द एबलेस्ट विल मैरी, जो बेस्ट होंगे केवल उनको मैरिज करने का अधिकार होगा। इसीलिए हमने कहा था पहले कि यूटोपियन वर्ल्ड में जीता है प्लेटो, एक्सट्रीम सॉल्यूशंस देता है प्लेटो, हमने पहले ही कहा था। कहता जी देयर चिल्ड्रन, जैसे ही इनकी मैरिज होगी, बच्चे होंगे, देयर चिल्ड्रन विल बी टेकन अवे फ्रॉम द फैमिली वंस दे अटेन द एज ऑफ फ्यू मंथ्स। पर्पस क्या है, सो दैट रूलर्स को, राजा को ना पता हो कि उसका असली बेटा या बेटी बच्चा कौन है। दे शुड नॉट नो कि उनका ऑफस्प्रिंग कौन है। क्यों, क्योंकि जब राजा को पता ही नहीं है कि उसका ऑफस्प्रिंग कौन है तो राजा फिर सबको इक्वली ट्रीट करेगा। उसको नहीं पता ना कि यार ये मेरा बेटा है या ये बेटा है या वो बेटा है या ये बेटी है, ये बेटी है, कौन सी है, पता ही नहीं। फिर वो कहेगा यार अब तो सबको बराबर ट्रीट करो, पता नहीं कौन सा हमारा है। किसी के साथ अनजस्ट नहीं होना चाहिए कुछ भी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो एजुकेशन की, सबको इक्वल आगे बढ़ाओ। तो राजा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कहता ठीक है। और साथ ही में इसका एक साइड इफेक्ट क्या हो गया, क्योंकि बच्चे को पैदा होने के कुछ महीने बाद आपसे हटा दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, महिलाओं के ऊपर भी एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लिबरेशन ऑफ विमेन हो गया। क्यों, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं है, कहता। इसीलिए प्लेटो को फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा गया। किस लिए, क्योंकि एक तो इन्होंने एजुकेशन फॉर ऑल को यहाँ पे बढ़ावा दिया, और दूसरा यहाँ पे क्या किया, नो फैमिली बर्डन फॉर विमेन। क्यों, क्योंकि बच्चों को तो इन्होंने आगे भेज ही दिया कम्युनिज्म में। अब आखिरी जो टॉपिक है प्लेटो से जुड़ा हुआ, दैट इज एलेगरी ऑफ केव, वो हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ूंगा, सबसे पहले इसका पर्पस क्या है, ये इन्होंने क्यों हमारे सामने एक दृष्टांत पेश किया, क्यों हमारे सामने कुछ ऐसा इन्होंने दिखाया एलेगरी ऑफ केव को, कि देयर आर दीज प्रिजनर्स जो कि दीवार की तरफ, केव की एक केव में बैठे हैं, केव में एक दीवार की तरफ मुंह करके, फेस करके बैठे हैं, एंड दे आर नॉट अलाउड टू लुक बैकवर्ड्स। वो अपना गला घुमा नहीं सकते, आप देख रहे हो ना ऐसे बंधा हुआ है। इनको ये जो शैडोज दिख रही हैं,
ये इसी को रियलिटी मान के बैठ जाते हैं। दे आर नॉट अवेयर अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर इतनी अच्छी धूप है, इतनी बढ़िया मिट्टी, जमीन, पहाड़, पौधे, कुछ नहीं इनको पता। क्यों? दे हैव बीन सिंस देयर बर्थ दे आर सिटिंग हियर, दे आर प्रिजनर्स। उनको मुंह घुमाना भी अलाउड नहीं है। सामने बस जो दीवार पे दिख रहा है, बस वही उनके लिए सच्चाई है, उसी को ये सच मान के बैठे हैं। ये जो शैडोज दिख रही हैं इसी को। फिर कहता है जी एक दिन ऐसा होता है कि इनमें से एक प्रिजनर अपनी चेन तोड़वाकर बाहर आता है और बाहर आके देखता है कि यार कितनी शानदार दुनिया है, कितनी बढ़िया दुनिया, इतना बढ़िया सन, ट्रीज, कितना बढ़िया एनवायरनमेंट, कितना बढ़िया क्लाउड्स एंड एवरीथिंग। फिर वो अंदर जाकर दूसरों को एडुकेट करता है। अब ये जो एलोगरी ऑफ केव इन्होंने दिया ना, इसके पीछे बहुत डीपर मीनिंग है, एक एक चीज। अब देखो ये पपेट्स हैं, ये पपेटियर्स हैं, ये फायर है, ये फायर से इन पपेट्स को रिफ्लेक्शन आता है, लाइट आती है और उसकी यहां पे शैडो बन रही है। अब ये बंदा क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही डीप बात यहां पे कह गया इस एलेगरी ऑफ केव में। कह रहे ये जो आदमी अंदर प्रिजनर्स है ना, ये हम कॉमन मासेस हैं, कॉमन आम जनता। और ये जो शैडोज हैं, ये शैडोज क्या हैं? ये हमारे बिलीफ्स हैं, हमारी अवधारणाएं हैं कि ये लोग ऐसे ही हैं, इस रिलीजन के लोग ये हैं, इस क्लास के लोग, इस कास्ट के लोग तो ऐसे ही होते हैं। ये बिलीफ आ कहां से रहे हैं? कहता है ये जो फायर है दैट इज आर इनकम्प्लीट नॉलेज। हमारी ये जो अधूरी नॉलेज है, जब हमारे इन कस्टम्स और ट्रेडिशंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है तो हम अपने बिलीफ सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको डेप्थ में समझना, इसको मैंने यहां पे लिखा भी है। कहता है ये जो प्रिजनर्स हैं, ये प्रिजनर्स कौन है? ये ऑर्डिनरी पीपल हैं, दोज हु आर ट्रैप्ड इन इग्नोरेंस। हम जैसे ऑर्डिनरी पीपल, दोज हु आर ट्रैप्ड इन इग्नोरेंस। कहता है ये जो शैडो ऑन द वॉल है, ये हमारे फॉल्स, झूठे बिलीफ, फॉल्स इल्यूजन्स, बिलीफ्स, ये सब है। फायर हमारी लिमिटेड परसेप्शन, छोटा नजरिया जो चीजों को देखने का। चश्मे पहने हुए ना, कहां से हो? साउथ इंडिया से, डोसा ही खाते हो। परसेप्शन लिमिटेड। कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो? तुम्हारा तो प्रोफेशन यही होगा। आज भी आप देखिए नहीं बैठने देते बराबर सो कॉल्ड लोअर कास्ट को। कई लोगों को ऐसे गांवों में वीडियोस वगैरह में देखा है। परसेप्शन, लिमिटेड परसेप्शन, फॉल्स बिलीफ्स, हाफ नॉलेज, ये जो है दैट इज व्हाट फायर। एंड ऑब्जेक्ट्स कास्टिंग शैडो, दैट इज कंस्ट्रक्ट ऑफ द सोसाइटी। जैसा हमें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ट्रेडिशन ने, हमारे मीडिया ने बता दिया, आज की डेट में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जैसा बता दिया, हमारी लिमिटेड नॉलेज उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है और हम वैसे विश्वास, वैसे बिलीफ बनाकर बैठ जाते हैं। राइट? सो फिर जर्नी आउट ऑफ द केव। कहता जी एक आधा बंदा जो पढ़ लिख जाता है, रीजनिंग जिसमें डेवलप हो जाती है, वो बंदा आउट ऑफ द केव निकलता है। जो रीजन, हर चीज को जो सवाल उठाता है कि क्यों नहीं हम इस पर्टिकुलर कास्ट को सही इक्वल समझते, क्यों हम इस तरह से विश्वास करते हैं कि भाई ये प्रथा सही है, ये प्रथा गलत है। आप अपने जीवन में उठा के देखो, सैटरडे को नेल्स नहीं काटते, क्यों भाई? रात को नेल्स नहीं काटते, क्यों? हमारे बुजुर्गों ने बताया कि रात को नेल्स नहीं काटते। लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया और अपना बिलीफ बना के बिठा लिया। इग्नोरेंस। उस समय कोई रीजन था? यस था। क्या रीजन था? भाई रात को अंधेरा होता था, लाइट नहीं होती थी, नेल काटोगे, चाकू से काटना होता था, हो सकता है स्किन कट जाए। प्रॉपर रीजन था ना काटने का नेल्स। हम आज भी इग्नोरेंस में उसी चीज को उठा के चल रहे हैं। कितने सारे ऐसे हमारे जो हैं ट्रेडिशंस हैं जिनका कोई आज की डेट में रीजन ही नहीं है लेके चलने का, आज चल रहे हैं। इग्नोरेंस।
फिर जो पढ़ जाते हैं, जो लिख जाते हैं, जो जो समझते हैं कि यार अच्छा क्यों नहीं काटते नेल्स, क्या रीजन होगा, फिर जिनको समझ आ जाता है कि अच्छा ये रीजन था, लेकिन अब तो वो रीजन बचा ही नहीं, अब तो लाइट है, सारा कुछ है, ओके करो, अब कोई दिक्कत नहीं। अब वो उसको पकड़ कर या जकड़ कर नहीं बैठे, ठीक है। सो वो सन क्या है, दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। एंड रिटर्न टू द केव, जो वापस आता है, क्यों आता है? भाई मुझे ज्ञान मिल गया, मैं दूसरों को भी बताना चाहता हूं, दूसरों के साथ भी बांटना चाहता हूं। क्या हम इस अवस्था में पहुंच सकते हैं? यस, उसी के लिए पढ़ना है, उसी के लिए सारा ज्ञान हासिल करना है। दैट इज एलिगरी ऑफ केव, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये थे प्लेटो। इनसे जुड़े कई सारे क्वेश्चंस हमें एग्जाम में ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। इनकी फिलॉसफी मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब इनसे जुड़ी हुई जितने भी कोट्स वगैरह हैं वो आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, और you know the basic of what he wants to say, and it will be now easier for you to understand the context of those quotes, and it will be way easier for you to understand and write about his ideas. That is it for today. We'll see you in the next class. Till then, thank you. Have a great day.